देख बेटा, आप लोगों की भलाई के लिए बोली जा रही है चीजें। एक बात को समझो जो आपको बहुत क्लैरिटी से बताया। तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब है, ऐसा नहीं कि हम गुस्सा कर रहे हैं आप लोगों पर। एक बात आपको बहुत क्लैरिटी से बताएं। अगर आपको ये लग रहा है कि सर ने अभी हम लोगों को डांट लगाया, जोर से डांट लगाया सब कुछ, तो ऐसा नहीं है बेटा कि पहली बार डांट लगा रहे हैं। ठीक है, रातों रात कोई इंसान का नेचर नहीं आता है। ये नेचर उसके अंदर होती है, इनहेरेंट होता है उसका, और नेचर वो बदल भी नहीं सकता। हमेशा ऑनेस्टली पढ़ाए हैं और इसी तरीके से काम किए जैसे आपके साथ काम कर रहे हैं। आपसे पीछे के बैच में भी इसी तरीके से काम किए, जो भी बैचेज हो। हाँ, ऑनलाइन में ये फर्स्ट बैचेस में कोई दो राय नहीं है जिसमें कि लापरवाहियां थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। ऑफलाइन में इतनी लापरवाही नहीं हो पाती। वजह क्या है कि वहां स्टूडेंट सामने होते हैं, तो हमेशा प्रेशर में होते हैं कि क्लास अगर मिस करेंगे तो अगले दिन सर उठाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो सर कॉपी चेक करवाएंगे, क्लास किए थे कि नहीं पकड़ में आ जाएगा, फिर डांट लग जाएगी, कभी कभी पनिशमेंट मिल जाएगा। ऑनलाइन में आप लापरवाह होते हैं, इसलिए थोड़ा सा पहला मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आपका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट नेचर मेरा यही है। आप इन तीनों में से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो बेटा हमको नहीं, किसी भी टीचर को, जेन्युइन टीचर को बुरा लगना चाहिए। जिनको बुरा नहीं लगता है मतलब वो इन तीनों चीजों से मतलब नहीं रखते हैं। टीचर कहने का हक ही नहीं। टीचर का काम सिर्फ कंटेंट देना नहीं होता है, सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं होता है। टीचर अल्टीमेटली सोसाइटी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी देश, कितना भी बड़ा देश हो, अगर आप देखें कि उसने अगर डेवलपमेंट लाया है तो उसके डेवलपमेंट के पीछे टीचर्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। साइंटिस्ट कौन है? टीचर ही साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, तो उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। इंडिया में इसकी वैल्यू बहुत कम है। टीचर्स को टीचर नहीं समझा जाता, टीचिंग को एक जॉब समझा जाता है। सब लोग टीचिंग में, जो भी लोग हैं सब लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, सब लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग टीचिंग में ऐसे भी हैं जो सर्व कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। सर्विस और जॉब बेटा दो अलग अलग चीजें हैं। जॉब वो चीजें हैं जो आपके काम के बदले आपको पे करती है। सर्विस वो चीजें हैं जिसमें आपका एफर्ट, आपका प्रयास सोसाइटी के लिए लगता है, ना कि पैसा कमाने के लिए लगता है। लेकिन इंडिया में टीचिंग को, जो कि एक सर्विस है, इस सर्विस को लोग जॉब के रूप में देखते हैं, क्योंकि रोजगार की यहाँ कमी भी है और सामने वाला भी यही समझता है कि टीचिंग एक जॉब है। लेकिन जॉब और सर्विस में बहुत डिफरेंसेस है, बहुत सारे अंतर है। आप बैंक में काम करते हैं तो आप एक जॉब करते हैं, आप आर्मी में काम करते हैं तो आप जॉब नहीं करते, आप सर्विस करते हैं। फिर आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी जान, आन बान शान के बदले में आपको पैसा मिल रहा है। पैसे से उसका कोई तोल मोल नहीं है। टीचिंग एक तरीके की सर्विस है, ये कोई जॉब नहीं है। तो हर टीचर का ये फर्ज बनता है कि वो अपने स्टूडेंट से इन तीनों मुद्दे पर जरूर बात करे। पहला मुद्दा, क्लास बहुत रेगुलरिटी से अटेंड करो। अगर नहीं अटेंड करे तो टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को डांट लगाए, पनिश करें, उठ बैठ करवाना हो वो करें, थप्पड़ लगानी हो जरूरत पड़े तो वो भी लगाए। फिजिकल टच हालांकि लीगली बैन होता है कि फिजिकली आप नहीं कर सकते हैं पनिश, बट चलता है, हम लोगों की सोसाइटी में चलता है, टू एन एक्सटेंट टीचर करते हैं। तो एक तो क्लास रेगुलरिटी से करना, टीचर को समझाना ही टीचर का फर्ज बनता है। सेकेंड, होमवर्क। आपको जो भी टीचर ने काम दिया, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप थियरी पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, बट वो थियरी आपका नहीं हो पाएगा। क्यों बचपन से ये लाइन बार बार सिखाई जाती है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमेशा बचपन से ये चीजें टीचर सिखाते हैं हमें। क्यों सिखाते हैं? प्रैक्टिस करने से ही कोई चीज मेमोराइज होती है, किसी चीज का एप्लीकेशन सही सही समझ में आता है। सिद्धांत या थियरी कभी काम का नहीं होता है, पर्टिकुलरली साइंस में, विज्ञान में। कभी सिद्धांत का कोई, थियरी का कोई कोई उसका यूजलेस चीज है। थियरी विदाउट एप्लीकेशन जो है ना, वो यही समझिए कि पैराशूट रखा हुआ है एरोप्लेन में, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो बेकार की चीज है। तो थियरी एप्लीकेशन के साथ ही वो जाती है, प्रैक्टिस कीजिएगा उसी के साथ हो जाएगी। तो ये टीचर का फर्ज बनता है कि बच्चों को इंस्पायर भी करें, बच्चों को समझाएं भी, क्लास रेगुलरिटी से करो और जो भी होमवर्क मिले उसको दिल जान लगा करके करो। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि आप अपने चीजों से डाइवर्ट ना हो। अपने चीजों से डाइवर्ट ना होने का मतलब है, आप इस बात को अच्छे से समझे, आप एक लड़के हो सकते हैं या आप एक लड़की हो सकते हैं, जो लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपकी उम्र से हम भी गुजरे हैं।
आपकी उम्र महज 15 होगी, 14 होगी, 16 होगी, 17 होगी, अंडर 20 होगी, आप 20 के अंदर है, ठीक है। इस एज में एक हार्मोनल चेंज एक कॉमन सी बात है। तो इच्छा होती है कि हम, अगर हम लड़के हैं तो हम सामने वाले किसी लड़की से हम बात करें, अगर हम लड़के हैं तो किसी लड़के से बात की इच्छा होती है। बातचीत करने में प्रॉब्लम नहीं है बेटा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में, इस तरीके के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिलेशनशिप जो होनी चाहिए वो 2 वेज होनी चाहिए, कम्युनिकेटिंग होनी चाहिए। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमसे भी बात कीजिए, वो कम्युनिकेटिंग होनी चाहिए। आप किसी से भी बात कीजिए, वो कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब आप बात कर रहे हैं सामने वाला, और मैनर शुड बी हेल्दी, मैनर शुड बी डायरेक्शनल। आप काम की चीजें बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड, इट्स फेयर, इनफैक्ट करनी चाहिए। फिर लड़का के लिए लड़की क्या है, लड़की के लिए लड़के क्या है, सबको करना चाहिए। अगर इसको कोई अनहेल्दी नजरों से देखता है तो गलत है। बट अगर डिस्टर्बिंग वेज में आप ऐसा कुछ करते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं है, ये टीचर के लिए बहुत पैनिक सिचुएशन है। सोचो एक टीचर पे क्या गुजरेगी कि उसके सामने के क्लासरूम के 2 बच्चे एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या दूसरा पहले को डिस्टर्ब कर रहा है, वो किसी भी, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कुछ भी हो, लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, डिस्टर्बेंस बहुत तरीके से हो सकते हैं। क्योंकि इससे धीरे धीरे ना ये चीज जो होता है, अगर कम्युनिकेटिंग नहीं है, आप अगर रिलीजन अलग है, कम्युनिकेटिंग नहीं है, तो वो पैनिक होता है एक सिचुएशन में आकर के, और सामने वाला इरिटेट होना शुरू होता है, फिर उसके अंदर में एक गुस्सा आता है, फिर वायलेंस उससे हो सकता है। इस एज में वायलेंस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं हमारे हाथों से। इसीलिए कम्युनिकेटिंग रिलेशनशिप होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए। आपको जो करना है करो, बट आपकी इस उम्र का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई। वो चीजें जो इस पढ़ाई को फायदा पहुंचा रहा है वो हरगिज करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। वो कोई भी चीज, चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी हो, कुछ भी जो आपकी इस पढ़ाई को डैमेज कर रहा है, उससे दूर रहिए। किसी से दोस्ती करके आपकी पढ़ाई अच्छी हो जा रही है, कीजिए बेटा, एकदम कीजिए। फिर अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सामने वाला दोस्त आपको, लड़का हो या लड़की डजंट मैटर, आपको मोटिवेट करता है, आपको काम करने के लिए इंस्पायर करता है। इंस्पायर तो गलत बात, गलत वर्ड होगी। इंस्पायर करने वाला व्यक्ति वो होता है जो खुद एक सक्सेस को अचीव किए होता है। तो मोटिवेट करता, आप ये कह सकते हैं, एक मोटिवेशन क्रिएट करता आपके अंदर। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है, हम बस उसी 3 जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं। इसीलिए आपको डांटते हैं कि आपने पे किया है लाइव क्लासेस के लिए, और लाइव क्लासेस ही अटेंड करनी चाहिए। साइंस में रिकॉर्डेड लेक्चर मीनिंगलेस होता है, साइंस में रिकॉर्डेड लेक्चर मीनिंगलेस होते हैं, अनलेस कि आप एक एज में ना हो, एक मैच्योरिटी लेवल में ना हो। जैसे मेरे लिए बात करोगे, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरा एक मैच्योरिटी लेवल है बेटा, आपसे तो थोड़ा बेहतर होगा, तो मेरे लिए लाइव क्लास से बेटर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, डेफिनेटली होगा मेरे लिए। बट आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। आप 2 मिनट देखेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, तो आप व्हाट्सएप पे उतर जाएंगे। आप 1 घंटे के लेक्चर को देखने के लिए दिन भर समय वेस्ट कर देंगे, अपना दिन भर टाइम लगा देंगे आप, क्योंकि आप में मैच्योरिटी नहीं है ना। मम्मी आवाज दी तो उधर चले जाएंगे, या पापा बोल दिए कि ये काम है बेटा, ये करना है, तो पहले पापा के प्रेशर में आकर के आप वो काम करेंगे। इसीलिए लाइव क्लास आपको करनी चाहिए, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर मेरा है, इतनी देर अगर आपने क्लास नहीं किया तो फिर आपका वो मिस कर जाएगा। लाइव में जितनी देर की रिकॉर्डिंग फेज होती है, जब कोई पेज भर चुका होता है, उसके बाद हम लोग लाइव में पॉज बटन को दबाते हैं। पॉज बटन दबाने का मतलब है जितनी देर हम बोर्ड को क्लीन करते हैं वो रिकॉर्डिंग में नहीं आती है। बोर्ड क्लीन करने से लेकर के दोबारा बोर्ड पर लिखने के दौरान का 5 से 7 मिनट ये आपसे बातचीत का टाइम होता है, जो रिकॉर्डिंग में नहीं जाता है। इस दौरान आप अपने डाउट्स पूछते हैं, क्योंकि हमने स्पष्ट बोला हुआ है कि रिकॉर्डिंग जिस समय चलती रहेगी उस समय आप डाउट ना पूछें। जिस समय में रिकॉर्डिंग पॉज मोड में होगा आप डाउट पूछें। तो आप जब डाउट पूछेंगे तो जाहिर सी बात है वो डाउट का क्लियरेंस, वो चीज बिल्कुल रिकॉर्डिंग में नहीं गया। तो आप जब बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो समझिए जिन लोगों के दिमाग में किसी टॉपिक को लेके अलग अलग मुद्दा आया है, सर क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या सर ये ऐसा हो सकता है, तो सोचो वो चीज मिस कर गया। क्लासरूम क्यों, फिजिकल क्लासरूम बेस्ट चीज है, क्यों आज तक इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हुआ, क्यों यूएस में स्टैब्लिश नहीं हो पाया ऑनलाइन क्लास। आप सोचिए पूरी दुनिया में कहीं भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया है ऑनलाइन क्लास, उतना इफेक्टिवली स्टैब्लिश नहीं हो पाया जितना इफेक्टिवली की इसको होना चाहिए जैसे ऑफलाइन क्लासेस है।
क्यों नहीं हो पाया, जरा सोच के देखो। वजह यही चीज है, जब आंख के सामने आंख होती है तो नजरों का एक डिसिप्लिन होता है, और सारी चीजें तो आंखें ही करवाती हैं, चाहे दिल का हो या दिमाग को, सारी चीजें तो आंखें ही करवाती हैं। जिससे आंख, जिनकी आंखें नहीं होती हैं, अगर इनसे अच्छी चीजें नहीं होती तो इनसे कोई बुरी चीजें भी नहीं होती। अगर इनसे कोई बढ़िया काम वो नहीं कर पाते हैं, बड़ा काम, तो कोई गलत काम भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि आंख ही इंफॉर्मेशन देता है। आप आईज से मुस्कुरा सकते हैं, आप आईज से किसी को हंसा सकते हैं, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आंखों के इशारे से किसी को प्लेजर दे सकते हैं, आंखों के इशारे से आप अपने मदर फादर को प्राउड फील करवा सकते हैं। सब कुछ तो आंखें हैं। तो आंखें आमने सामने हो तो आपकी दोस्ती भी अच्छी होती है, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती है, आपकी बातें भी अच्छी होती है। सब आंखें समझा देती है कि आप हमको किस नजरिए से देख रहे हैं। आप चीजों को समझिए। ऑफलाइन क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन में आप कम से कम लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो आपकी आंखें, मेरी आंखें ना, पूरे, मान लो कि 100 मिनट की अगर क्लास है तो पूरे 100 मिनट के लिए ना सही, 60 मिनट की क्लास है तो पूरे 60 मिनट के लिए बेटा ना सही, आप कितना भी ध्यान भटकाएंगे तो 30-35 मिनट तो आपकी आंखें, मेरी आंखें सामने होंगी ना। बहुत है, वो भी बहुत है। डिसिप्लिन लाने के लिए वो भी बेटा बहुत है। सिंसियर स्टूडेंट, हमेशा ये बात जानिए कि सिंसियर स्टूडेंट को टीचर नहीं बनाते हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स किसी टीचर को बनाते हैं कि उनका नाम हो सके। रैंक 1 जो कोई बच्चा लाता है तो बेटा उसको टीचर पढ़ाते हैं तब वो रैंक 1 नहीं लाता। ये सब गलतफहमी है आपकी। रैंक 1 लाने वाले जो बच्चे होते हैं वो किसी टीचर को इस लायक बनाते हैं कि आप कहे जाएंगे कल को कि आपने रैंक 1 पढ़ाया है। बेटा ऐसे बच्चों को टीचर की जरूरत नहीं होती जल्दी, इनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन काम करता है। ये जो मोटिवेशन नीडेड है, ये जो इंटरेक्शन नीडेड है, वो एवरेज और एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज से थोड़े ऊपर वाले क्लास के बच्चों के लिए, जिसकी संख्या की सोसाइटी में 99.99% है। तो लाइव क्लासेस इंपॉर्टेंट इसलिए है, भले ही आपका नेटवर्क पुअर हो, हम आपको एक मौका और देते हैं, आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए। सारे लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए। ये मौका इसलिए आखिरी बार दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने बहुत बार समझाया है, सभी लोगों को बोला है कि लाइव क्लास आप कीजिए, बट बच्चे लाइव क्लास नहीं करते हैं। 50% बच्चे ही लाइव क्लास अटेंड करते हैं, बाकी 50% रिकॉर्डेड देखते हैं, बट वो नहीं पढ़ते, हमको पता है, नहीं पढ़ते, हमको अच्छे से पता है। एक दिन के लेक्चर को 4 दिन वो देखते हैं, 5 दिन वो देखते हैं। इसीलिए आज हमने पर्पसफुली जो चीजें हमने बोली है इसको हमने रिकॉर्डेड मोड में डाला है कि जो भी लोग अभी बाद में वीडियो को देख रहे हैं या अभी लाइव देख रहे हैं वो इस बात को अच्छे से समझे, लाइव क्लास अटेंड करना मस्ट है। ठीक है, आपने हमें पे किया, पे करने के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके अंदर नहीं चली गई है। आप मेरे साथ पैरेलल में काम करेंगे तब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके अंदर जाएगी। इसीलिए आपको एक मौका दिया जा रहा है आज से कि आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे। मैं आपके ग्रुप में लिंक सेंड करूंगा और ये चीज 1 वीक तक का मौका और आपको दिया जा रहा है। इस 1 वीक में अगर आपने अपनी चीजों को नहीं बदला, उसके बाद लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। वो यदि चाहेंगे भी कि कभी हम लाइव कर ले और कभी हम रिकॉर्डेड कर ले तो वो अलाउड नहीं होगा। मेरे लिए बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, आपको फिर रिकॉर्डेड ही करना पड़ेगा अगर आप रेगुलरिटी से लाइव नहीं करते हैं तो। आखिरी एक मौका दिया जा रहा है और मेरी बोली हुई चीजों को, इसको आप एक मोटिवेशन के तौर पे ले कि ये हमारा फर्ज है कि आपको इन तीनों चीजों के बारे में समझाना। बेटा हमारे देश में शिक्षकों का इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब बोलते हैं ना कि जो गली में कुत्ते होते हैं ना भौंकने वाले, उनकी जो औकात होती है ना देश में, मोर और लेस ज्यादातर शिक्षकों की यही औकात है देश में। ये बुरा लगने वाली बात है हम हमारे सोसाइटी के लिए, लेकिन है। गवर्नमेंट ने भी इसको इस तरीके से बनाया है और मैक्सिमम बच्चों ने, सभी को तो बात नहीं बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने आज हालात ऐसे क्रिएट कर दिए, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए कि अब ये चीज सर्विस ना रह करके जॉब ही रहेगी। लेकिन आप जानिए सोसाइटी अपने ढर्रे पर चलती रहेगी। कुछ लोग आज भी इस टीचिंग फैकल्टी में, हमारे दोस्त मित्र ऐसे मौजूद हैं जो सर्विस ही कर रहे हैं, जो सर्व ही कर रहे हैं सोसाइटी को। हम कोशिश करते हैं कि हम सर्व करें, ना कि अपनी चीजों को बेचे। हम सेल आउट नहीं कर रहे। अगर हम सेल आउट के पर्पज से होते ना तो बेटा आप क्लास आते ना आते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप और भी सब्जेक्ट के क्लास कर रहे होंगे, आप इस बात को अच्छे से जान रहे होंगे कि आपको सारे सब्जेक्ट में इस तरीके से टोका नहीं जाता होगा जैसे हम टोक रहे हैं या डांट रहे हैं। बहुत सारे लोग छोड़ दिए होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स, पढ़ो ना पढ़ो यार, हमको पैसा दे दिए ना, कोई मतलब नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं सर्व करने का। प्लीज मेरी आइडेंटिटी हमसे ना छीनिए, अगर छीनिएगा तो हमको भी मजबूरी वैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड concept of nodal। अच्छा साहब, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नोडल। डाउट होगा तो जिस समय में रिकॉर्डिंग पॉज की जाएगी, जब बोर्ड एक बार भर जाएगा उस समय में आप अपने डाउट्स अच्छे से पूछ लें। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि अपन किसी भी nth ऑर्बिट को, किसी भी nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² होते हैं, और हमने पढ़ा है कि इसमें n सब ऑर्बिट्स होते हैं। n सब ऑर्बिट्स कौन कौन? किसी भी nवें ऑर्बिट में n सब ऑर्बिट होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट, थर्ड में 3 sp_d, फोर्थ में 4 sp_df, फिफ्थ में 5 sp_dfg, सिक्स्थ में 6 सब ऑर्बिट sp_dfgh, ns ng nh। हमने पढ़ा है, अब ये भी पढ़ा है, सबऑर्बिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, suborbit is characterized by azimuthal quantum number, characterized by azimuthal quantum number L, L। ठीक है, तो सबऑर्बिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय azimuthal quantum number L। L का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और अप टू n-1 जाता है, हमने ये पढ़ा। अब आप हर एक सबऑर्बिट को, each nth suborbit is resolved to 2l+1 orbitals। 2l+1 orbitals में हर एक lवां सबऑर्बिट रिजॉल्व किया जाता, तोड़ा जाता, हमने ये पढ़ा था। और each orbital can have maximum 2 electrons। हर एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट स्पिन होते हैं। ये पॉलीज रूल है और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हुंड रूल नहीं है, ये पॉलीज रूल है। दिस इज पॉलीज रूल। ठीक है, तो इस तरह से हर एक एलिमेंट सबऑर्बिट को 2l+1 ऑर्बिटल में ये किया जाता है। ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। और m की जो वैल्यू होती है वो होती है -l से 0 वाया +l, ये m की वैल्यू होती है। चलिए ये भी हमने किया हुआ। अब यहाँ पर कहने का यही मतलब है हमारा, ये सब हमने बहुत डिटेल में बहुत लंबे टाइम तक करने की है। देखिए s है, कोई भी s सबऑर्बिट है, तो s सबऑर्बिट है अगर, तो ये स्फेरिकल शेप का होता है। अब शेप पर आ जाते हैं पर, ठीक से। इसके बाद
शेप एंड ओरिएंटेशंस लिखना है यहाँ, शेप एंड ओरिएंटेशंस। इसके बाद अगर आप पी सब ऑर्बिट लेते हो तो पी सब ऑर्बिट के लिए आप शेप क्या बोलते हो, एस शार्प टर्म से आता है, एस जो है वो शार्प टर्म से आता है, पी जो है वो प्रिंसिपल टर्म से आता है, डी सब ऑर्बिट, डी जो है वो डिफ्यूज टर्म से आता है, और एफ सब ऑर्बिट, एफ जो है वो फंडामेंटल टर्म से आता है, फंडामेंटल से एफ लिया। सब ऑर्बिट को कैपिटल से नहीं अपन स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। पी सब ऑर्बिट का एक हम लोग क्या लेते हैं, डंबल से बोलते हैं इसको, डंबल। डी सब ऑर्बिट डबल डंबल, और एफ सब ऑर्बिट का इसमें 6 लोब्स बनाते थे अपन, अब इसको क्लियर भी करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स शेप बोला जाता है। अगर आपसे एफ सब ऑर्बिट का कभी शेप पूछ दिया जाए तो लोब पूछा जाए तो आप बोलोगे 6 लोब्स, ठीक है, देयर आर 6 लोब्स इन एनी एफ ऑर्बिटल। बट अगर आपको पूछा जाए शेप कैसा होता है तो बोलोगे कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो हमने ये अभी वो वाला पेज लिखा है जिस पेज को हमने पहले से ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब टॉपिक इसके अंदर है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओरिएंटेशंस के साथ शेप ड्रॉ करने और उसमें नोडल प्लेन का कॉन्सेप्ट निकालना है। तो नोडल प्लेन क्या है, अब इसको भी हम समझा रहे हैं। तो आप इस फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लें। आइए, अब है पहला एस ऑर्बिटल। देखिएगा अच्छे से, ये एस है, ये एक स्फेरिकल सिमेट्री। एक्चुअली हमने ये कैसे बनाया था, इसका जो एक्चुअल क्या है, हिसाब किताब क्या है, सही मामले में देखो इसका हिसाब किताब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिलोकेशन किस तरीके से होता है, आपको याद होगा हमने करवाया था। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो स्पेस में डिलोकलाइज हो रहा है इस तरीके से। एक ही इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन। अगर उसका करोड़ पिक्चर लिया जाए, 1 करोड़ पिक्चर लिया जाए, तो वो 1 करोड़ बार डिलोकलाइज होगा और किसी पाथ पर नहीं होता, कभी कहीं तो कभी कहीं तो कभी कहीं, और एक एरिया में वो डिलोकलाइज होता है, एक सर्टेन रीजन में। उसी रीजन को अपन ऑर्बिटल बोलते हैं, हमने पढ़ाया था कि एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है, तो दिस इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर का 3 डायमेंशनल स्पेस, एक सर्टेन स्पेस, आर्बिट्रेरी नहीं, कोई भी आर्बिट्रेरी अनजाना सा स्पेस नहीं, एक सर्टेन स्पेस, एक निश्चित, एक स्पेसिफिक स्पेस, रीजन, क्षेत्र अराउंड न्यूक्लियस। ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर का एक विशेष क्षेत्र, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। और वो जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता है, इसी को मैथमेटिकली हम लोग वेव इक्वेशन के टर्म में प्रेजेंट करते हैं, जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन कहलाया था, हमने इसको क्लियर किया हुआ। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में डिलोकलाइज हो रहा है, ये हमने बताया है कि बहुत दूर तक चले जाता है, बट एक निश्चित एरिया में इसके पाए जाने की संभावना मैक्सिमम। जैसे बोलते हैं कि आप अपने घर से निकल के कभी कभार पटना भी आते हैं, बट मोस्ट ऑफ ऑल टाइम आप अपने घर, कभी कभार दिल्ली भी निकल के जाते होंगे, बट ज्यादातर टाइम आप अपने घर के आसपास रहते हैं। तो वही जो क्षेत्र है ना, जिसके अराउंड, जहां पर आपके पाए जाने की, मिलने की संभावना मैक्सिमम है, उसी क्षेत्र को अगर घेर दिया जाए तो एक शेप मिलता है, उसी शेप को, ये न्यूक्लियस, उसी शेप को अपन ऑर्बिटल बोलते हैं, एस ऑर्बिटल। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ये कोई ट्रैजेक्टरी नहीं है, ये कोई पाथ नहीं है, ये कोई ट्रैजेक्टरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के चलने का पाथ नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है, ये सिंपली एक लाइन है, एक एरिया को कॉन्फाइन करने वाला लाइन है, एरिया को घेरने वाला एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र को बताता है। और इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 99.99 फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, सॉरी 90% से ऊपर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, 90% से ऊपर, 99 नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, 90% से ऊपर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। और 100% कभी नहीं कह सकते, क्योंकि 100 हुआ तो फिक्स हो गया कि वहीं पे है,
फिर कभी कभी आप बहुत दूर चले जाते हैं, वो काउंट नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलोगे कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 100 है, मोर देन 90 बोला जाता है। चलिए एस ऑर्बिटल है और यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम विद इन दिस रीजन। इस क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो मैक्सिमम है। आ जाइए अच्छे से ध्यान दीजिए। अब इसमें हम ढूंढने वाले हैं एक नोडल प्लेन। व्हाट इज नोडल प्लेन? अच्छे से देखो, नोडल प्लेन को एंगुलर नोड भी कहा जाता है, एंगुलर नोड भी बोला जाता है। व्हाट इज नोडल प्लेन? ध्यान से देखो, an imaginary plane which passes through nucleus and having approximately 0 electron finding probability। अच्छे से आप देखेंगे, एक इमेजिनरी प्लेन, पहले आप थियोरेटिकली समझ लें, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, किसी भी शेप का है, डंबल हो सकता है, स्फेरिकल, कुछ भी। आप एक प्लेन इमेजिन करो, मान लो आपका पाम, आपकी हथेली एक प्लेन, आप एक प्लेन इमेजिन करो, इस प्लेन को न्यूक्लियस से क्रॉस करना है, न्यूक्लियस से जाना जरूरी है। आप ऐसे भी क्रॉस कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ये देखते जाओ, किसी भी डायरेक्शन में वो प्लेन हो सकता है, किसी भी तरीके का वो प्लेन हो सकता है, लेकिन पास करना जरूरी है उसको न्यूक्लियस से। प्लेन है, प्लेन मतलब इन्फिनाइट लेंथ है उसका, इन्फिनाइट हाइट है उसकी, उसमें थिकनेस नहीं है क्योंकि वो प्लेन है, 2 डायमेंशनल, उसको न्यूक्लियस से पास कराना है। और ध्यान रहे कि उस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन लगभग ना के बराबर, क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो न्यूक्लियस से पास करेगा और उस पर इलेक्ट्रॉन ना हो। गलत, क्योंकि कोई ऐसा जगह ही नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है सिवाय न्यूक्लियस के। हमने क्लियर पढ़ाया था कि ऑर्बिटल में वो वाला एरिया लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, बट कोई ऐसा एरिया ही नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्योंकि हमने बोला पिक्चोरियल डायग्राम क्या दिखा रहा था, जब आप करोड़ों करोड़ पिक्चर्स लेते हो इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन के दौरान, तो हमने आपको बताया था कि किसी किसी पिक्चर में वो बहुत दूर दिखता है, बहुत दूर, कभी कभी वो नहीं दिखता, इसका मतलब वो इन्फिनिटी पर कहीं भी हो सकता है। तो किसी भी स्पेस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, इसीलिए कोई एग्जैक्ट ऐसा स्पेस नहीं होगा न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पर कि आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसीलिए इमेजिनरी लिखना पड़ेगा, पहला पॉइंट, कि ऐसा होता नहीं, ऐसा कंसीडर करना। पहला पॉइंट इमेजिनरी लिखना होगा। सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला, इमेजिनरी और न्यूक्लियस से पास करे और उस पर इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट ना, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी करीब करीब 0, एग्जैक्ट 0 बेटा नहीं कह सकते हैं, करीब करीब 0। तो आजा, ये स्फेरिकल है, इसमें स्फेयर में ऐसे प्लेन काटो कि ऐसे काटो कि ऐसे काटो, स्फेयर की बाउंड्री तो टच हो ही जाएगी, और स्फेयर की बाउंड्री मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड वहां है। इसका मतलब एस ऑर्बिटल में कहीं से भी प्लेन गुजारोगे न्यूक्लियस से, उस पर इलेक्ट्रॉन पड़ ही जाएगा, तो नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। नोडल प्लेन इज एन इमेजिनरी प्लेन व्हिच मस्ट पास थ्रू द न्यूक्लियस एंड हैविंग अप्रोक्सीमेटली 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यस और नो बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Therefore, S orbital, no any nodal, कोई भी नोडल प्लेन नहीं है इसमें। अब आ जाओ, सेकंड चलते हैं px ऑर्बिटल। हमने आपको पढ़ाया हुआ है p सबसे जब आप बोलते हो तो इसका मतलब होता है डंबल से, डंबल से।
बट नो ओरिएंटेशन डिफाइंड। कोई भी ओरिएंटेशन डिफाइंड नहीं होता है कि वो डंबल किधर है। लेकिन जब आप पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल में जाते हो, पी ऑर्बिटल्स px, py, pz, m equals to +1 0 -1, या हमने बोला था -1 +1 0 कुछ भी लिख सकते हो, या 0 -1 +1 कुछ भी लिख सकते हो। तो खैर एक बार में कोई एक ही वैल्यू लोगे जो भी लोगे आप। अब यहां से यहां में डिफरेंस क्या है, शेप यहां डिसाइड हुआ बट ओरिएंटेशन यहां डिसाइड होगा। ये अच्छे से देखो, x एक्सिस के अलॉन्ग, ये y एक्सिस के अलॉन्ग और ये z एक्सिस के अलॉन्ग। अब यहां पर यहां क्या डिफरेंस है कि यहां ओरिएंटेशंस डिसाइडेड बाय, किस क्वांटम नंबर के समय में ये डिसाइड हुआ, किसने डिसाइड किया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। शेप किसने डिसाइड किया, अजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि शेप यहीं पर डिफाइन हो गया। शेप डिसाइडेड बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर। शेप बेटा डिसाइड हुआ अजीमुथल क्वांटम नंबर से। देखिए क्वेश्चन होता है एग्जाम का, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि अजीमुथल क्वांटम नंबर किस किस चीज को डिसाइड करता है, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन है, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट का क्या, आईआईटी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 80s के टाइम में पूछा हुआ है। अजीमुथल क्वांटम नंबर किन किन चीजों को डिसाइड करता है, वन और मोर देन वन करेक्ट। पहला साइज, ध्यान से देखो क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूं। पहला साइज, दूसरा शेप, तीसरा ओरिएंटेशन और चौथा एनर्जी। एक बार आप लोगों से आंसर भी मैं पूछूंगा इसका, बताइए आप आंसर। जिनका नाम ले वही बोलोगे, दूसरे लोग नहीं बोलोगे। अहमद हसन, जवाब आया ए एंड बी। अहमद हसन का जवाब आया ए एंड बी। माइक ऑन करके बोल सकते हो अगर आपका नेटवर्क सही आ रहा हो तो। सेकंड अभिषेक, अभिषेक कुमार। बी सर, शेप। बी से मेरा क्वेश्चन है, जिन लोगों का भी नेटवर्क अच्छा नहीं हो, एक बार फिर से रिपीट करें। अजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड, अजीमुथल क्वांटम की चीज को डिसाइड करता है। पहला साइज, ए साइज, बी शेप, सी ओरिएंटेशन, डी एनर्जी। ऑर्बिटल नंबर डिसाइड्स, ऑफ लगा हुआ है ऑर्बिटल। पहला साइज, दूसरा शेप, तीसरा ओरिएंटेशन और मेरा शेप। इनका भी माइक ऑफ करो, से निकाल दिए जाओगे बिना कुछ बोले। हमको भी निकाल दिए थे सर बिना कुछ बोले। रिकॉर्डिंग मोड पर क्लास है। सत्यम कुमार, आप क्लास से बाहर निकाले जा रहे हो। हाँ चलिए आइए। अब ये पूछा जा रहा है अनिकेत, अनिकेत कुमार। यस सर। बताओ क्या होगा सर बी और डी। बी एंड डी, बी एंड डी, ठीक है चलो ऑफलाइन हुई। नेक्स्ट है, पूछ रहा हूं मैं काजल। So B and D. बी, Shape and energy. बी एंड डी। राशिद, सर बी एंड डी। बी एंड डी। राज रंजन, सर बी एंड डी। बी एंड डी।
शिशु कुमार, सर बी एंड डी होगा। बी एंड डी। सूरज राज, बी होगा सर। सिर्फ बी। रोहित, शेप एंड एनर्जी। सुभाषिस, सुभाषिस, संदीप कुमार, Yes, sir. B and C. बी एंड सी, बी एंड सी। कशिश, 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 कशिश एक बात आपको बेटा बता दे, जब भी आपसे आज तक सवाल पूछा गया है कभी जवाब नहीं देते हो तो लाइव नहीं कर सकते हो। फिर अगर क्लासरूम में इन्वॉल्व नहीं होगे, हमसे बात नहीं करोगे, मेरे पूछने पर अगर जवाब नहीं दोगे, माइक को म्यूट करके रखोगे, तो फिर आप लाइव क्लास नहीं कर सकते हैं। तो आखिरी बार आज समझा दिए, आज भी 3 बार 4 बार बोलने पर नहीं, लास्ट क्लास भी आपको 5 बार 6 बार बोला गया था, तब भी आप जवाब नहीं दिए थे। तो ऐसे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते बेटा, ठीक है? आज आखिरी बार बोल दिया। सिंपी, सर बी एंड डी। बी एंड डी। सिबली, बॉम्बे दिल्ली। बॉम्बे दिल्ली। ईशा, The shape. क्या बोले? सी, Shape. It's B. बी। विनायक, बी। बी। अभिजीत विजय, B and D. बड़े शर्म के साथ बताना पड़ रहा है, आप में से किन्हीं का भी जवाब सही नहीं है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट पहले लें, फिर क्लियर करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। सर ए बी डी। ए बी सी सर। अब एबीडी आ रहा है, ध्यान दीजिए। हमने बोला अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या? सबसे पहला है साइज। बेटा एस पी डी हमने क्लियर किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है कि अगर स्पेस में जाए तो S जहां होता है L इक्वल्स टू 0, P वहां से दूर होता है L इक्वल्स टू 1 और D वहां से काफी दूर होता है L इक्वल्स टू 2 और F और ज्यादा दूर होता है L इक्वल्स टू 3। ये हमने क्लियर किया हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है कि साइज आपका बढ़ रहा है, तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है। तो पहला साइज होगा। सेकंड शेप, शेप तो होना ही होना, शेप तो क्लियर होगा। थर्ड इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमने अभी क्लियर लिखा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिसाइड करता है, वो तो हो नहीं सकता। फोर्थ इज एनर्जी। ऑल्सो अगर आप एनर्जी देखते हो तो एनर्जी सब ऑर्बिट का हमने क्लियर पढ़ाया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L। साइज भी इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। बाद में कुछ लोगों ने बोला है A, B एंड D तीनों। तो आ जाओ, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन के लिए हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लगा दे तो क्या होगा? अगर अपना क्वेश्चन ये आ गया सेम वही क्वेश्चन के लिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिसाइड्स, तब क्या आंसर होगा? सी ओरिएंटेशन। बाकी C, sir. Orientation. सी सर। सी सर। सिर्फ सी।
Only C, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Only C. Only C, sir. Only C, sir. C, sir, only. C. Sir, D. डी। सिंपी? सर ओनली सी होगा सर। अमृता? सर सी। बाकी लोग बोलिए जी। बाकी C लोग? होगा sir. Third C. देखिए, जब आप px py pz सर A भी होगा। जब आप px py pz पे जाते हैं, देखो ये अब ऑर्बिटल्स है, ये सब सेम नहीं है, ये आपस में ऑर्बिटल्स है। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, ये तीनों इक्विडिस्टेंट है, मतलब इन दोनों का रेडियस सेम है, साइज। ये तीनों डिजेनरेट है, मतलब इन तीनों की एनर्जी भी सेम है, कांस्टेंट। ये तीनों शेप में सेम है, तीनों शेप में डंबल है। हमने बोला ये तीनों डिफर बाय ओनली ओरिएंटेशन, ये डिफर बाय ओरिएंटेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ओनली सिर्फ और सी, सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा सी। ठीक है, जिन लोगों ने भी सी बोला बहुत सही। तो अब आ जाओ तीनों के नोडल प्लेन, तीनों में बात करते हैं नोडल प्लेन। ध्यान दो, ये आपका px है। अब ये प्लस माइनस क्या है? ये यहां पर ये py मान लो। अब ये प्लस माइनस क्या है? ऑर्बिटल के लोब्स में ये एरिया है, ये एरिया है। वही इलेक्ट्रॉन जब इस क्षेत्र में है तो उसका वेव कैरेक्टर, वेव का फेज अलग है, और वही इलेक्ट्रॉन जब इस फेज में है तो वेव का फेज बदल गया। जैसे आप वाटर का वेव देखते हो, पानी का वेव, तो आप बोलते हो ना, वही वाटर का मॉलिक्यूल जब इस एरिया में है तो उसका फेज अलग होता है। फेज कॉम्बिनेशन नेचर को बताता है, और वही वाटर का मॉलिक्यूल इस एरिया में आया तो उसका फेज अलग हो जाता है। तो ये प्लस माइनस क्या होता है? फेज। फेज से, फेज को समझने से कॉम्बिनेशन, वेव का कॉम्बिनेशन समझ में आता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का फेज समझने से एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस समझ में आएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब समझ में चीजें आती है। कंस्ट्रक्टिव होंगी, डिस्ट्रक्टिव होंगी, बॉन्डिंग बनेगी, एंटी बॉन्डिंग बनेगी। तो फेज का समझना बहुत जरूरी है। कभी भी नहीं बोलोगे कि प्लस माइनस चार्ज है। कोई लोग अगर बोल दोगे कि प्लस माइनस चार्ज है तो भाई साहब ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस चार्ज नहीं। कोई बोलोगे कि डेंसिटी है, कि इस वाले लोब में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस वाले लोब में कम है। जी नहीं, दोनों लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, हमने कई बार पढ़ाया। कोई बोल दोगे कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, कि ऊपर वाले में प्रोबेबिलिटी ज्यादा, नीचे वाले में प्रोबेबिलिटी कम। मैं बता दूं आपको, प्रोबेबिलिटी का नेगेटिव साइन मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में 4πr² से बोलते हैं, जो कि कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सब स्क्वायर लगा हुआ। तो ये आखिर है क्या? ये फेज है, फेज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन का जो ये वेव है, उस इलेक्ट्रॉन वेव का ये फेज है। इलेक्ट्रॉन का जो वेव है, उस इलेक्ट्रॉन वेव का ये फेज है। और बेटा ये कुछ नहीं, ये फेज है। तो आ जाओ, हमने क्लियर लिख लिया ये फेज। अब नेक्स्ट, यहां पर देखो, अगर ये y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, py का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग y एक्सिस। py का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है पूरी की पूरी। एक नोडल प्लेन, ये प्लेन लो, xy प्लेन, xz प्लेन, xz इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर, ये ले लो, ये नोडल प्लेन हुआ। S में कोई नोडल प्लेन नहीं निकला, यहाँ एक नोडल प्लेन निकला। कौन सा? xz। क्या आपको ये नोडल प्लेन अच्छे से समझ में आया? यस और नो, जल्दी बताइए। यस सर। यस Yes, सर। sir. आ गया सर, समझ में आ गया। सर आ गया समझ में।